हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लेसन, रूम 10/8. दिस लेसन इज composed by K.S. Duggal. Now let us study about the lesson and about the author. देखो बेटा, यहाँ से ध्यान से, K.S. Duggal is a renowned means prestigious, बहुत ही फेमस, प्रतिष्ठित इंडियन राइटर। K.S. दुग्गल एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय लेखक हैं, हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विद इक्वल ईज। वे अंग्रेजी और पंजाबी में समान सहजता के साथ लिखते हैं, यानी ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड पंजाबी। वे दोनों ही भाषाओं में लिखते हैं। इससे आगे देखो बेटा, ही इज़ अ वर्सेटाइल इज़ द एबिलिटी टू डू डिफरेंट थिंग्स, बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न। एंड prolific मीन्स प्रोड्यूसिंग ए लॉट, बहु रचना करने वाले। तो वे बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न और बहुसृजिक व्यक्ति हैं। कौन है बहुसृजिक और प्रतिभा संपन्न? K.S. दुग्गल, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठीय भारतीय लेखक हैं और वे दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश और पंजाबी में समान सहजता के साथ लिखते हैं। वे वर्सेटाइल हैं, एबल टू डू मैनी डिफरेंट वर्क्स एट ए टाइम। वे बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न हैं और प्रोलिफिक हैं, बहु रचना करने वाले हैं। और आगे देखें, एज एन ऑथर हिज आउटपुट मीन्स एयर कंट्रीब्यूशन, योगदान। एक लेखक के रूप में उनका योगदान इज़ इमेंस मीन्स वेरी लार्ज। लेखक के रूप में उनका योगदान बहुत बड़ा है। एंड वैल्यूबल, प्रेशस, बहुमूल्य है। समझे बेटा? अब इससे आगे बढ़ेंगे। He has penned means written more than 500 short stories, 10 novels, 50 short plays and 7 plays, besides several works of literary criticism and 2 volumes of verse and his autobiography. वे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्य संबंधी क्रिटिसिज्म, समालोचनाएँ। क्रिटिसिज्म इज़ ए मेथड टू एक्सप्लेन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ए कंपोजिशन और द राइटर, उसे कहते हैं बेटा क्रिटिसिज्म, समालोचना। तो वे समालोचना पर, साहित्यिक समालोचना पर अनेक रचनाओं और 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स मीन्स पोइट्री, और कविता के 2 संकलन, एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, और अपनी आत्मकथा के अलावा 500 से अधिक कहानियाँ, 10 उपन्यास, 50 लघु या एकांकी नाटक और 7 बड़े नाटक भी लिख चुके हैं। इससे आगे देखें बेटा, ही इज़ ए रेसिपिएंट मीन्स समवन हु रिसीव समथिंग, ग्रहण करने वाला, ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस मीन्स ऑनरेबल अवार्ड्स। वे अनेक प्रतिष्ठित उपहार प्राप्त कर चुके हैं। हैज़ ऑल्सो बीन
डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मीन्स सुशोभित करना होता है, या डेकोरेटेड मीन्स ऑनर्ड विद पद्म भूषण, और उन्हें पद्म भूषण जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ही इज़ वेरी रिनोन्ड एंड वेरी फेमस इंग्लिश एंड पंजाबी राइटर, और वो तो एक कवि भी हैं क्योंकि ही हैज़ रिटन 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स। अब बेटा देखें कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन, इस कहानी में क्या है और क्या इसकी थीम है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वाई इट इज़ टॉट टू अस, ये हमें क्यों पढ़ाई जाती है। ध्यान से देखें बेटा, दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। यह पाठ पीढ़ी अंतराल की विषय वस्तु पर आधारित है। बेटा जनरेशन गैप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द व्यू पॉइंट आउटलुक ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशन्स इज़ कॉल्ड जनरेशन गैप। भाई 2 जनरेशन के, जैसे आप और आपके पिताजी की 2 जनरेशन हो गई, इनके व्यू पॉइंट, इनके आइडियाज़, इनके थॉट्स, इनके आउटलुक में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन गैप। तो इस पाठ की विषय वस्तु जनरेशन गैप है, पीढ़ी अंतराल है। अब देखो इससे आगे क्या कहते हैं राइटर, विच इज़ इमर्जिंग अराइजिंग, जो पनप रही है, उठ रही है, सीरियस थ्रेट, एक गंभीर, थ्रेट मीन्स चैलेंज, एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रही है, टू आर सोशल फैब्रिक। फैब्रिक ताना बाना कहें इसे, फैब्रिक एक धागा भी होता है, लेकिन यहाँ पर है व्यू पॉइंट ऑफ ए सिस्टम, या कहें रूल्स ऑफ ए सिस्टम। तो ये हमारे सामाजिक सिस्टम के जो रूल्स हैं उनमें ये एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रही है। क्या उभर रही है? जनरेशन गैप। इससे आगे देखें बेटा, द स्टोरी हाइलाइट्स रेखांकित करती है, उजागर करती है, टू शो, ये कहानी हमें दिखाती है, हाउ कॉम्प्लिसेंसी मीन्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि। ये कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि किस प्रकार से कॉम्प्लेसेंसी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि की भावना, और आगे देखें बेटा, पजेसिवनेस, किसी पर अपना अधिकार जमाना, पजेसिवनेस मतलब स्वयं का अधिकार जमाना, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उचित समझ की कमी, एंड म्यूचुअल लव, आपसी प्रेम की कमी, एंड केयर, और देख रेख की कमी, कैन अवॉइडन दिस गैप, इस अंतराल को, इस गैप को और बढ़ा सकती है। ये कहानी इस बात को हाईलाइट करती है कि किस प्रकार से आत्मसंतुष्टि, कि भाई हम संतुष्ट रहने चाहिए, पजेसिवनेस, सब कुछ चीज़ हमारी है, वी आर द ओनर ऑफ दिस थिंग, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उचित समझ, म्यूचुअल लव, आपसी प्रेम, एंड केयर, और देखभाल की कमी इस गैप को और बढ़ा सकती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी संतुष्टि के बारे में सोचे, हर चीज़ को अपना सोचे, उचित समझ की उसमें कमी हो, आपस में पीढ़ी अंतराल यानी कि बाप बेटे में आपसी कोई लगाव या कोई प्रेम ना हो, एक दूसरे की कोई चिंता न करते हों, तो ऐसी स्थिति में ये जनरेशन गैप और अधिक बढ़ जाता है। आगे देखें बेटा, द राइटर वॉइसेस इज ग्रेव मीन्स सीरियस, कंसर्न मीन्स वरी, चिंता। लेखक अपनी गंभीर चिंता को बताते हैं, प्रकट करते हैं, ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल थ्रेटिंग misbehavior one's own parents and grandparents by the modern fashionable society। देखो बेटा, लेखक
इस बात पर अपनी गहरी चिंता प्रकट करते हैं कि इस आधुनिक मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी में, इस आधुनिक फैशन परस्त समाज में किस प्रकार से अपने ही पेरेंट्स के, अपने ही माता पिता और अपने ही दादा दादी के प्रति दुर्व्यवहार की टेंडेंसी, दुर्व्यवहार की मनोवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। इन दिनों अपने ही माता पिता और अपने ही दादा दादी के प्रति दुर्व्यवहार करने की ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब ये लोग ध्यान नहीं रखते कि आज जो हम इनके साथ कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। इस बात पर तनिक भी ध्यान दिए बगैर अपने माता पिता, अपने दादा दादी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये लेसन आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि यू शुड नॉट फॉलो दिस मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी और सच काइंड ऑफ व्यू विच इज़ अगेंस्ट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। बेटा देखो आगे लास्ट लाइन में लिखा है, इट इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग मीन्स होता है स्टिमुलेटिंग, झकझोर देने वाली। ये एक विचारों को झकझोर देने वाली स्टोरी है। रिटेन इन सटायरिकल वेन, वेन का मतलब यहाँ स्टाइल से है, शैली, जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। यह एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई भावनाओं को झकझोर देने वाली कहानी है। इससे आगे बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन अ रूम 10/8। शुरू से देखो बेटा, इस कहानी को बीच में से लिखा गया है। भाई इसमें करेक्टर हैं मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक और एक आर्किटेक्ट बैठा हुआ है। मिस्टर मलिक अपने एक दिल्ली में एक फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद चुके हैं। नाउ ही इज़ प्लानिंग टू बिल्ड हिज ओन हाउस। अब वो अपने खुद का घर बनाने की योजना बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक आर्किटेक्ट आया हुआ है। आर्किटेक्ट होता है हु डिज़ाइन द ड्राइंग ऑफ द बिल्डिंग, तो उसे कहते हैं आर्किटेक्ट। अब देखो बेटा, शुरू से ही देखो, अब यहाँ 3 बैठे हुए हैं, मिसेस मलिक, मिस्टर मलिक और आर्किटेक्ट। सामने टेबल है, टेबल पर जो भी उसका ड्राफ्ट प्लान है, मकान को बनाने वाला जो नक्शा है वो सामने पड़ा हुआ है। उसको देखकर मिसेस मलिक इस प्रकार से कहती हैं। शुरू से ही बताया गया है, ये इस बात पर पॉइंट किया गया है कि जनरेशन गैप क्या है और लोग अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने माता पिता के बारे में किस प्रकार से विचार रखते हैं फैशनेबल सोसाइटी में। सभी नहीं लेकिन अधिकांश है। देखो बेटा, दिस रूम might be 10 feet by 8 feet, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. अपने सामने पड़ी हुई, अपने सामने रखी हुई टेबल के ऊपर ड्राफ्ट प्लान, ड्राइंग ऑफ द बिल्डिंग, उसकी इमारत, उनके घर के नक्शे में बने हुए एक स्क्वायर शेप, एक जैसे कहें वर्गाकार एरिया की तरफ पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, ड्राफ्ट प्लान में एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, उसकी तरफ इशारा करते हुए वर्ग को दिखाया है। रेक्टेंगल भी दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सा रूम है। उसमें से एक स्क्वायर की तरफ इशारा करते हुए मिसेस मलिक ने कहा कि इस कमरे, ये रूम 10 फीट बाई 8 फीट का हो सकता है। वो थोड़ा छोटा आर्किटेक्ट ने बनाया है, वो उसे कुछ थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हैं। ये एक स्टोर रूम बनाने के लिए उसने इसे 6/8 का बनवाया है, लेकिन वो 6 की जगह उसे 10/8 का बनवाना चाहती हैं। कौन? मिसेस मलिक। देखो बेटा इससे आगे, इट वॉज द थर्ड टाइम, ये उन्होंने तीसरी बार कहा था, पहली बार नहीं, तीसरी बार कहा था कि ये रूम 10/8 फीट का हो सकता है। शी हैड मेड दिस सजेशन, वे ये सजेशन, ये एडवाइस, ये सलाह दे चुकी थी। कितनी बार? 3 बार।
इट सीम्ड ऐसा लगता था मानो इट डिडंट रजिस्टर आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट इंगेज टू डिज़ाइन द हाउस, कि उस मकान के नक्शे के काम में लगाए हुए आर्किटेक्ट या उनके पति में से किसी ने भी उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसलिए उन्हें एक बार नहीं, कितनी बार कहना पड़ा? 3 बार। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, मलिक्स, यहाँ मलिक से मतलब है मलिक फैमिली। मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक परिवार का दिल्ली में अपना खुद का मकान होने जा रहा था। अभी तक रेंट पर रहते थे, अब उनका खुद का मकान बनने जा रहा था। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ टाउन सम टाइम एगो। उन्होंने इस शहर में कुछ समय पहले एक फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट, पीस ऑफ लैंड, एक प्लॉट खरीद लिया था। कुछ दिनों पहले उन्होंने दिल्ली की एक फैशनेबल, सबसे अधिक फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब उनकी पोस्टिंग दोबारा से दिल्ली में हो गई थी। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड, कि अच्छा होगा, लगे हाथों चलो घर भी बनवा लेते हैं। क्या सोचा उन्होंने? चलो भाई लगे हाथों मकान भी बनवा लेते हैं। दोबारा से दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हो गई थी। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट, मतलब इनर मोस्ट फीलिंग, मन ही मन, मिसिज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट, मन ही मन मिसिज मलिक ने ये निर्णय लिया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि जब मकान बनने का काम पूरा हो जाएगा, कि जब मकान बनने का काम पूरा हो जाएगा तो शी वुड हाँ देखो बेटा, जब मकान बनने का काम पूरा हो जाएगा तो शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, कि चाहे उनके पति का स्थानांतरण किसी दूसरे शहर में हो जाए लेकिन वो दिल्ली में ही रह जाएंगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वे उनकी बार बार होने वाले स्थानांतरण से, बार बार होने वाली पोस्टिंग से सिक ऑफ, बोर्ड, बहुत ही बोर महसूस करने लगी थी, बहुत परेशान हो गई थी। एवरी अदर ईयर, प्रत्येक दूसरे वर्ष, भाई हर वर्ष उनका ट्रांसफ़र होता था। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, उन्हें नई जगह पर जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बार बार उन्हें इधर से उधर ले जाना भी सही नहीं था, वांछनीय नहीं था। डिज़ायरेबल वांछनीय नहीं था, मतलब सही नहीं था। मिसेज़ मलिक सैड, मिसेज़ मलिक ने कहा, इफ़ ही मस्ट, कि अगर वो चाहें तो, कौन? मिस्टर मलिक, उनके हस्बैंड, कुड गो ऑल अलोन, वो अकेले वहाँ जा सकते हैं। अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाए तो वो चाहें तो वो अकेले जा सकते हैं। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, लेकिन वे अपने बच्चों के साथ दिल्ली में परमानेंटली, स्थायी रूप से बस जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, बस जाएंगी। स्टे फॉर एवर, सेटल डाउन, स्टे फॉर एवर। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और उनके पास उनकी सासू माँ कंपनी देने के लिए, साथ रहने के लिए रह जाएंगी। अब यहाँ से शुरू होता है कि वो अपनी सासू माँ को उनकी सेवा करने के लिए नहीं,
किस लिए रखना चाहती है? ताकि उनके पास एक कंपनी रहे। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। किस बात में? कि अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो मिसेस मलिक, बच्चे और उनकी माँ वहाँ पर रह सकते हैं और मिस्टर मलिक अकेले ही वहाँ से जा सकते हैं। आगे देखो बेटा, दिस रूम माइट बी 10 फीट बाई 8 फीट, मिसेस मलिक रिपीटेड। मिसेस मलिक ने दोहराते हुए कहा ये कमरा 10 फीट बाई 8 फीट का हो सकता है। अब ये चौथी बार कह रही हैं। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट मीन्स नियर बाई रूम, जबकि उनके हस्बैंड पास वाले ही कमरे में एक टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे। अब उनके हस्बैंड बातचीत कर रहे थे, मिसेस मलिक ने किससे कहा होगा? आर्किटेक्ट से। ठीक, क्या कहा कि ये कमरा 10 बाई 8 का भी हो सकता है, इसे छोटा ना करें, थोड़ा बड़ा कर दें। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन्ड। आर्किटेक्ट होता है समवन हु डिज़ाइन द बिल्डिंग, और समवन हु डिज़ाइन द ड्राइंग ऑफ द बिल्डिंग और पेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्ट। तो द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक, आर्किटेक्ट ने मिसेस मलिक को ये स्पष्ट करते हुए बताया, भाई उसने कहा कि बट दिस इज़ अ स्टोर, कि ये तो स्टोर रूम है, इसको इतना बड़ा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मिसेस मलिक ने कहा यस, हाँ मैं जानती हूँ कि ये स्टोर रूम है, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन मैंने सोचा था कि ये मेरी सासू माँ का कमरा हो सकता है। देखो, अपनी सासू माँ को कोई और रूम न दे करके कौन से रूम में ठहराना चाहती है? स्टोर रूम में। अब स्टोर रूम में बाकी रूम से कम फैसिलिटी होती है, छोटा रूम होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, वो तो केवल स्टोर करने के लिए, सामान स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव विंडो और वेंटिलेशन। इसमें तो विंडो और वेंटिलेशन भी हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है बेटा। अब यहाँ से इसके मालूम होते हैं इसके विचार अपनी सासू माँ के प्रति कैसे हैं। एंड आफ्टर हर इट माइट बी, देखो कितना गंदा सोचती है कि आफ्टर हर यानी कि इनके मरने के बाद इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इसका प्रयोग स्टोर रूम के रूप में किया जा सकता है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, ऐसा लगता था कि आर्किटेक्ट के समझ में उनकी बात नहीं आई कि ये क्यों ऐसा कह रही हैं। He looked puzzled. Puzzled means confused by Mrs. Malik's observation. Mrs. Malik के observation means comment. तो मिसेज मलिक के कमेंट से, मिसेज मलिक की टिप्पणी से वह कुछ व्याकुल सा दिखाई दिया कि भाई वो ये क्या कह रही है, उसके समझ में नहीं आया। इस प्रकार के विचार शायद उसके दिमाग में पहले कभी नहीं आए होंगे। अब देखो, आई मीन मिसेस मलिक कह रही हैं कि मेरे कहने का मतलब है, फिर देखो डॉट डॉट है। अब यहाँ डॉट डॉट का भी इम्पोर्टेंस है कि शी इज़ सेइंग समथिंग हाल्टिंगली, कि वो हकला हकला कर कह रही है, यानी कि वो जानती है कि व्हाट शी इज़ सेइंग इज़ नॉट गुड, कि जो कुछ भी वो कह रही है वो सही नहीं है, इसलिए वो लगातार कह भी नहीं पा रही है। इंसान खुद जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ और मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर भी वो उस काम को करता है। जैसा कि मिसेस मलिक देखो हाल्टिंगली कहती है आई मीन मेरे कहने का मतलब, फिर रुकती हैं, कहती हैं माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट, कि अब वर्तमान में मेरी सासू इस रूम का यूज़ कर सकती हैं। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, शी इज़ ओल्ड एंड इन्फर्म। इन्फर्म मीन्स वीक एंड सिक, कमज़ोर और बीमार। उससे कह रही हैं आर्किटेक्ट से, जैसा कि तुम जानते हो। अरे उसे क्या पता, फिर भी उसको कॉन्फिडेंस में लेती है कि एज यू नो, तुम जैसा कि जानते हो वो बुज़ुर्ग हैं और कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। उसके कहने का मतलब जल्दी वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, इसलिए उसने कह भी दिया कि वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है।
एंड आफ्टर हर, और उनके मरने के बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर रूम्स, इसे स्टोर रूम में चेंज किया जा सकता है। मिसिज मलिक एक्सप्लेन्ड हल्टिंगली, मिसिज मलिक ने हकलाते हुए, बीच बीच में रुकते हुए इस बात को स्पष्ट करके बताया कि वो इस रूम को ऐसा क्यों बनवाना चाहती हैं, 10/8 का क्यों बनवाना चाहती हैं। देखो बेटा इससे आगे, मिस्टर मलिक जॉइंड दैम, अब इतनी देर में मिस्टर मलिक भी आ गए, उनके साथ शामिल हो गए। अभी तक क्या कर रहे थे, टेलीफोन पर बात कर रहे थे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, कि जब वो टेलीफोन पर बात कर रहे थे उस दौरान, ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, उन्होंने भी मिसिज मलिक के सुझाव पर अपना विचार बना लिया था। मिसिज मलिक को उसने भी गलत नहीं बताया, मिसिज मलिक ने जो सजेशन दिया उस पर अपना विचार बना लिया। ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन, वो भी इस विचार को रखने वाले थे, वो भी इस विचार, ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनका भी विचार यही था कि द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, कि स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों के व्यू पॉइंट में थोड़ा अंतर है, लेकिन मिस्टर मलिक इज़ ऑल्सो नॉट वेरी केयरफुल अबाउट हिज मदर, वो भी अपनी माँ के प्रति ज़्यादा चिंता करने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस, कमोडियस मीन्स वेरी लार्ज इन साइज, स्पेशियस स्टोर रूम, ये हमेशा ही बेहतर होता है कि कमोडियस स्टोर रूम हो, स्पेशियस स्टोर रूम हो, थोड़ा बड़ा स्टोर रूम हो, सो दैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक मोर फ्रीली, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने संदूक, अपने बॉक्स वगैरह को बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी आसानी से इधर से उधर घुमा सके। अब बड़ा रूम होगा तो स्टोर रूम बड़ा होगा तो वहाँ जो भी संदूक बॉक्स हैं या और भी सामान है इधर से उधर रखा जा सकता है। इधर से उधर रखने से क्या फ़ायदा होगा, देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, टाइडी मीन्स क्लीन, ताकि उसे साफ स्वच्छ रखने में ये सुविधाजनक हो। इट वॉज डिसाइडेड, अब ये निर्णय ले लिया गया कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन, कि किचन के पास वाले रूम, एडजेसेंट मीन्स नियर, किचन के पास वाले रूम शुड बी 10 फीट बाई 8 फीट, कि किचन के पास वाला रूम 10 फीट बाई 8 फीट का होना चाहिए। द कटयार्ड, आंगन, वुड बी ए लिटिल नैरोअर, अगर आंगन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये डिसीजन ले लिया गया। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, ऑल द रेस्ट, बाकी सारी चीज़ें, अब भाई जो ड्राइंग बनाई जा रही है उसमें भाई कहाँ स्टोर रूम होना चाहिए, कहाँ स्टडी रूम होना चाहिए, और कहाँ पर जो है बेडरूम होना चाहिए, वर्शिप प्लेस होना चाहिए, और भी जो भी हैं, बाकी सारी चीज़ हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, सबको अपना अपना स्थान दे दिया गया था, यानी सभी तरह के रूम्स को। एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन से मतलब है यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। तो नगर निगम में उसे स्वीकृत करवाने के लिए उस योजना को सबमिट कर दिया गया, उस योजना को वहाँ पर पास करवाने के लिए भेज दिया गया। मिसिज मलिक टुक एन अनटायरिंग विदाउट टायर्डनेस, अथक इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, मिसिज मलिक ने घर के कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में अथक रुचि ली, बिना थके वो अपनी बड़ी रुचि के साथ उस अपने मकान को बनवाने में लगी रही। शी वुड बी सीन
स्टैंडिंग एट द साइट, एट द साइट मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन एरिया, कि विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, उन्हें यानी मिसिज मलिक को सारे दिन अपने एक छतरी के साथ उस निर्माण स्थल पर, उस कंस्ट्रक्शन एरिया पर खड़े हुए देखा जा सकता था। भाई सुबह जल्दी आती और शाम को लेट जाती, सब पूरे जो कुछ भी वहाँ पर मैसन्स मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं सबका ध्यान रखती। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वे हर डिटेल का, हर विवरण का सर्वेक्षण करती, सुपरवाइज करती। एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मैसन, कभी कभी वे मिस्त्रियों, गिव ए हैंड हेल्प, वे मिस्त्रियों की भी सहायता करती। एंड अदर्स, और जो भी दूसरे कारीगर आते थे, भाई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ये मकान बनाने काम होगा तो ये भी आएंगे, इन सभी की हेल्प किया करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, सबसे पहली वही हुआ करती थी जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर, निर्माण स्थान पर आया करती थी। अपने प्लॉट पर जहाँ मकान बन रहा था वहाँ पर सबसे पहली वही हुआ करती जो सबसे पहले आया करती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब वहाँ से सारे मिस्त्री और सारे कारीगर चले जाते थे उसके बाद उस स्थान को छोड़कर जाती थी। शी इंश्योर्ड दैट, वो इस बात को इंश्योर करती, सुनिश्चित करती कि देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि कहीं वही सामान का बर्बादी तो नहीं हो रहा है, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और कहीं जो लेबर काम पर लगी हुई है आलस में समय बर्बाद तो नहीं कर रही है। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, अब बहुत समय बाद काम चलता रहा और घर बनाने का काम पूरा हो गया। मिसेज मलिक इंसिस्टेड गिव फोर्स, मिसेज मलिक ने इस बात पर जोर दिया, इस बात का आग्रह किया कि शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वे इस मकान के लिए नया फर्नीचर बनवाएंगी। एंड शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और वे इस पुराने फर्नीचर को घर में नहीं आने देंगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, इसका एक अंश भी नहीं आने देंगी। इससे आगे देखिए बेटा, दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ द प्लान टू शिफ्ट, जब वे घर में शिफ्ट करने के प्लान्स बना रहे थे उसी के बीच। अब यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है, मकान बना लिया, सोच रहे होंगे कि भाई चलो अब मकान में रहेंगे, लेकिन जब घर में शिफ्ट करने के जो प्लान बना रहे थे उसी के बीच दे लर्न, उन्हें मालूम हुआ कि द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि घर को सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस, गॉट एंग्री, मिसेज मलिक को बड़ा गुस्सा आया। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड दैट, जब मिस्टर मलिक ने ये मेंशन किया कि द रेंट असेस्ड, कि जो भी निर्धारित किया गया था उसके भाड़े के बारे में बताया, किसने? मिस्टर मलिक ने। शी क्वाइटेंड डाउन, वह बिल्कुल शांत हो गई। हाँ बेटा, अब आज इतना ही लेसन पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और इसके साथ में जो भी 5-6 क्वेश्चन यहाँ तक बनते हैं वो भेज दिए जाएंगे, उन्हें लिखेंगे और उन्हें भी याद करेंगे।